सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको मैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, तो आप बोलते हैं सिंपल भाषा में इट रेफर्स टू it refers to the ratio of percentage change in quantity supply, percentage change in quantity supply to percentage change in price. ये तो हो गई सिंपल सी डेफिनेशन, बट हम थोड़ा डीप में अगर जाएं, समझें इस चीज को कि होता क्या है इलास्टिसिटी। तो हमने डिमांड में समझ रखा है दोस्तों, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये तो हो गया आपका प्राइस इलास्टिसिटी की डेफिनेशन। तो अगर हम बोले डीप में थोड़ा सा कि व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो हम क्या बोलेंगे। मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस 10% से इंक्रीज हुए। अब आप प्रोड्यूसर हैं, आपका मोटिव क्या है, आपका मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज। अगर प्राइस 10% से बढ़े तो आप चाहेंगे कि यार मेरे को प्रॉफिट ज्यादा होने वाला है, मैं क्वांटिटी सप्लाई को भी बढ़ाता हूं। तो मान लीजिए आपने 10% प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई को मार्केट में 20% से और बढ़ा दिया। तो अब आप मेजर करना चाहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर हम देखें कि सप्लाई जो है वो 20% से इंक्रीज हुई थी और प्राइस 10% से इंक्रीज हुए थे, हमने दोनों को डिवाइड किया और देखा हमारा आंसर आया +2। ध्यान रखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है उसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा, क्योंकि देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो हमने मैग्नीट्यूड निकाला, कैसे निकाला, रेशियो करके। किसका रेशियो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का हमने रेशियो किया। हमारे पास जो आंसर आया दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ये क्या है, ये डिग्री ऑफ रिस्पांस है, सप्लाई का रिस्पांस मेजर करना चाह रहे हैं ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सिंपल भाषा में बोलते हैं इट इज अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर आपको थोड़ी सी प्रेजेंटेबल डेफिनेशन नहीं है तो आप बोलते हैं इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पांस। कितना डिग्री रिस्पांस है, डिग्रीज हमारी 5 होती थी, एक से बड़ा, एक से छोटा, एक के बराबर, जीरो, नॉट डिफाइंड, ये सब आंसर होते थे, डिग्रीज होती थी। 5 डिग्री हमने पढ़ी है, ये आपका +2 आया, इट मींस दिस इज मोर देन 1। यहां पर जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आई है वो मोर इलास्टिक आई है, डिग्रीज 2+2 मोर देन 1। तो ये थी इलास्टिसिटी सप्लाई की डेफिनेशन और ये था आपका फॉर्मूला। मीनिंग और फॉर्मूला के बाद अगर हम बात करें, हमारा आंसर हमेशा तो +2 नहीं आने वाला। हमारा आंसर जो है वो हमने पढ़ा हुआ है डिग्रीज के हिसाब से 5 तरह का आ सकता है। तरह का डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की हम बात करें तो डिग्रीज में हमने 5 डिग्रीज की बात पहले की थी, आज भी हम सेम बात कर रहे हैं। वहां डिमांड था, यहां सप्लाई है। ES कैन बी इक्वल्स टू 1, ES कैन बी ग्रेटर देन 1, ES कैन बी लेस देन 1, 0 एंड नॉट डिफाइंड भी आपका आंसर आ सकता है। अब इन पांचों के अलग अलग नेम्स थे, बिना नेम्स के तो कोई बात ही नहीं बननी। तो अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 का नाम था दोस्तों यूनिटरी इलास्टिक। अब यहां सप्लाई है तो सप्लाई लिखेंगे, डिमांड होता तो डिमांड लिखते। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई यानी कि 1। कब आएगा 1, एक्सप्लेन करेंगे हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम यहां टोटली चेंज होंगे, डिमांड जैसे डायग्राम नहीं बनेंगे, डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम होगी बट डायग्राम चेंज होंगे, क्योंकि यहां सप्लाई कर्व जो है पॉजिटिव स्लोप होगा, डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप होता था। तो चेंज तो होने वाला है। अभी आप नाम जानिए सबके। ES मोर देन 1, आप बोलिए क्या नाम था, मोर इलास्टिक। और क्या नाम था, सिर्फ इलास्टिक भी आप बोल सकते हैं, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक भी आप बोल सकते हैं। ये अलग अलग नाम थे, तो आपको सभी नाम अच्छे से याद होने चाहिए। यहां बोलेंगे लेस इलास्टिक, इन इलास्टिक और लेस देन
यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। इसके अलावा रिलेटिवली इलास्टिक भी इसको आप बोल सकते हो। ES मोर देन 1 को रिलेटिवली इलास्टिक भी बोल सकते हो। ES इक्वल टू 0, बहुत सिंपल, जब सप्लाई में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक, और बहुत ज्यादा ही चेंज आ गया तो परफेक्टली इलास्टिक इसको आप लिखेंगे। अब हम इन पांचों डिग्रीज को एक साथ एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि ES मोर देन 1 क्या होता है, कब आएगा, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लिखते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, देखो आप हर डिग्री में हमेशा देखते हैं कि जो भी आपका आंसर, यूनिटरी मतलब क्या है, ES इक्वल्स टू 1। अब फॉर्मूला के हिसाब से आप बता पाएंगे 1 कब आए। अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ES इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अगर सप्लाई 10% से बढ़ रही थी क्योंकि प्राइस भी 10% से बढ़ गए थे, तो आपका आंसर 1 आएगा ना, सेम टू सेम जब होगा। तो प्राइस में जितना चेंज है उतना ही सप्लाई में चेंज हो तो आपका आंसर आता है 1। तो लिखूंगा क्या? व्हेन, व्हेन परसेंटेज चेंज, इसकी जगह आप प्रपोर्शनेट चेंज भी लिख सकते हैं। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई is equal to is equal to percentage change in price, percentage change in price। ओके, उसके बाद अब इसका डायग्राम कैसे बने? डायग्राम में आप बहुत सिंपल तरीके, जैसे अपने डिमांड में बनाए थे, एक्स एक्सिस पे आप लेते हैं क्वांटिटी सप्लाई, वाई एक्सिस पे आप लेते हैं प्राइसेस। बहुत सिंपल, आपने एक कॉम्बिनेशन पहले से लेना है पी और क्यू का, ये आपने ले लिया पी एंड क्यू। आप प्राइस बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। प्राइस बढ़ाएंगे, सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। मान लीजिए प्राइस आपके बढ़ गए 10%। अगर प्राइस 10% से बढ़ा है और सप्लाई भी सेम टू सेम 10% से ही बढ़ी है, गैप दोनों का इक्वल होना चाहिए। इस केस में आपका सप्लाई कर्व सीधा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि दोनों में बराबर बराबर चेंज। ये इसकी खासियत है। ES इक्वल्स टू 1 में सप्लाई कर्व जो होता है वो 45 डिग्री होता है, ये भूलना नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है। इसे बोलेंगे ES इक्वल्स टू 1, सप्लाई कर्व स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड मेक 45 डिग्री ऑफ एंगल, इसको नहीं भूलना। अभी देखना ES मोर देन 1 में ऐसा नहीं, उसमें सप्लाई कर्व कहीं और से शुरू हो रहा होगा, ओरिजिन से नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ES मोर देन 1, यानी कि मोर इलास्टिक सप्लाई की, या फिर इलास्टिक, या मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, या फिर रिलेटिवली इलास्टिक भी इसको आप बोल सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपका आंसर एक से बड़ा कब आने वाला है? आपका फॉर्मूला जो होता है आपके सामने है, ये आपका फॉर्मूला है, इसमें आपका आंसर एक से बड़ा कब आएगा? जब सप्लाई में चेंज ज्यादा हो। ऑब्वियस ही बात है, एज कंपेयर टू प्राइस मैं लिखता हूं ES मोर देन 1 कब आएगा? व्हेन percentage change in quantity supply is more than percentage change in price, more than percentage change in price। जब सप्लाई का परसेंटेज चेंज ज्यादा हो एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला आप देखिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
अब सप्लाई में मान लीजिए आप 20% इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि प्राइस जो था वो 10% से बड़ा था। प्राइस 10% से बढ़ा था लेकिन सप्लाई जो है 20% से बढ़ गई। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो आपका आंसर आया 2, वो भी प्लस का 2। तो ये आंसर आपका है मोर देन 1। तो मोर देन 1 आंसर तब आता है जब परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ज्यादा हो एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये आपका हो ग्रेटर देन 1। अब मेन बात है डायग्राम की। डायग्राम में सप्लाई कर्व कैसा होगा, सप्लाई कर्व शुरू कहां से होगा, वो सारी बातें हम दिखा देते हैं आपको यहाँ पर। एक कॉम्बिनेशन तो आप जरूर लेंगे पहले से, इसका P और Q का। आपने P और Q कॉम्बिनेशन ले लिया। X पे आप सप्लाई लेते हैं, आपको भूलना नहीं है। Y पे आप प्राइस लेते हैं। प्राइस हमने इंक्रीज यहां पर किया 10% से, तो प्राइस आप बढ़ा दें 10% से। लेकिन जो सप्लाई है वो आपकी 20% से बड़ी है, तो गैप आप सप्लाई का 20% के हिसाब से ज्यादा ही दिखाएं। ठीक है, ये 20% से सप्लाई बड़ी है। इस केस में आप ध्यान से अगर देखो तो आपका सप्लाई कर्व अपने आप ही, ध्यान से देखो, जबरदस्ती टच नहीं करना आपको कहीं पर भी। आपका सप्लाई कर्व जो है वो ऑटोमेटिकली देखो कहां से शुरू हो रहा है। आपका सब, अब देखो ए और पॉइंट को ज्वाइन करना, आप सिर्फ ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करना और देखना सप्लाई कर्व शुरू कहां से होता है। तो यहां आपका सप्लाई कर्व जब टच कर रहा हूं तो मैं इस तरह से जा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका जो सप्लाई कर्व है, जस्ट अ सेकेंड, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम इसको इस तरह बना देते हैं, आपका सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग तो है लेकिन ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा है। ध्यान से देखो, अगर मैं देखूं कि कहां जाएगा तो ये यहीं जाएगा, टच करेगा। तो आपका सप्लाई कर्व जो है वो ओरिजिन से शुरू नहीं है, ओरिजिन के ऊपर से शुरू है। ओरिजिन के ऊपर से शुरू है। तो मैं बोल सकता हूं कि सप्लाई कर्व जो है वो स्टार्ट फ्रॉम अबव द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इन दिस केस, इन दिस केस supply curve starts from, in this case supply curve starts from, आप बोलेंगे y axis, in this case supply curve starts from y axis, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि सप्लाई कर्व जो है वो y एक्सिस से शुरू हुआ है, या फिर आप लिख सकते हो और above the point of origin, above the point of origin। ये आपका आंसर होगा, बहुत सिंपल। इसके बाद आप ध्यान से देखो, कंपेयर करो, जब ES इक्वल्स टू 1 था तो सप्लाई कर्व स्टार्ट हो रहा था ओरिजिन से और बना रहा था 45 डिग्री का एंगल। अब इस केस में ES मोर देन 1 में सप्लाई कर्व आपका स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन के ऊपर से, और या फिर हम बोलते हैं कि वाई एक्सिस से। ये आप ध्यान रखें, इसकी पहचान है, इसकी ये पहचान है। अब आता हूं मैं, देखो डिमांड से अलग है बिल्कुल। अब मैं आता हूं थर्ड डिग्री पे, ES लेस देन 1, ES लेस देन 1, इसको बोलते हैं हम लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक, लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक भी इसको आप बोल सकते हो, रिलेटिवली इन इलास्टिक भी इसको आप बोल सकते हो। आपका आंसर एक से कम कब आता है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई is less than परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब सप्लाई में जो परसेंटेज चेंज है वो कम हो एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसे बोलेंगे इन इलास्टिक सप्लाई। हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला है आपके पास, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमने क्या देखा कि अगर प्राइस 20% से बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई सिर्फ 10% से बढ़ रही है, तो इस केस में आपका आंसर जो आता है वो 0.5 आता है, एक से कम। तो एक से कम आंसर कब आया? जब सप्लाई का परसेंटेज चेंज कम है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं
एक इनिशियल कॉम्बिनेशन जो आप लेते हो, दैट इज पी और क्यू, प्राइस आपके बढ़ रहे हैं कितने परसेंट से? 20%। 20% से। लेकिन जो सप्लाई बढ़ रही है वो सिर्फ 10% से बढ़ रही है। तो गैप थोड़ा कम लें आप सप्लाई का, ऑटोमेटिकली आप क्या देखते हैं कि आपका सप्लाई कर्व जो है, ए और बी पॉइंट को जुड़ के जो आता है, वो जैसे जा रहा है जाने दो। सप्लाई कर्व जो है आपका, वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। अगर आप टच करें तो ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, ना ही वाई एक्सिस से, टच करेगा एक्स एक्सिस को। तो हम बोल सकते हैं इन केस ऑफ ई एस लेस देन 1, सप्लाई कर्व जो है, सप्लाई कर्व जो है स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, ओरिजिन से नहीं, स्टार्ट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये आप कह सकते हो। ये इसकी पहचान है। देखो हर केस में सप्लाई कर्व अलग अलग जगह से शुरू हो रहा है। इक्वल्स टू 1 में ओरिजिन से, मोर देन 1 में वाई एक्सिस से, लेस देन 1 में एक्स एक्सिस से। अब पढ़ते हैं ई एस इक्वल्स टू 0 क्या होता है। ये आपने डिमांड में पढ़ा है, सेम टू सेम वैसे है। परफेक्टली इन इलास्टिक इसको आप बोलते हैं। ये तब होता है जब सप्लाई में बिल्कुल भी चेंज नहीं आता ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो हम लिखते थे इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, it refers to a situation when quantity supply does not change। इस सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा तभी आपका आंसर 0 आएगा। डज नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, प्राइस चेंज हो रहे हैं। देखो फॉर्मूला क्या है इलास्टिक सप्लाई का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर आप इस फॉर्मूला में वैल्यूज डालो कि सप्लाई में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ 0, लेकिन प्राइस चेंज हो रहे हैं 10% से 20% से, जितने परसेंट से भी, 0 बाय समथिंग इज 0, तो आपका आंसर 0 आता है जब सप्लाई में बिल्कुल भी चेंज नहीं होता प्राइस के चेंज होने की वजह से। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो यहां लिखता हूं कि प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस चेंज हो रहे हैं, P से P1 हो गया या P से P2 हो गया, बट सप्लाई में कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा। इस केस में ये खुद ही आपका सप्लाई कर्व होगा, दैट इज ई एस इक्वल टू 0। सप्लाई कर्व जो इस केस में है वो है पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस, सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस, ये आप ध्यान रखें। तो इसी तरह से हम ई एस इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हम परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं कि सप्लाई बहुत ज्यादा ही चेंज हो जाए, इनफाइनाइट चेंज, बिना प्राइस के चेंज हुए, या फिर वेरी लिटिल चेंज इन प्राइस, तो ई एस इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक क्या है? परफेक्टली इलास्टिक मीन्स आप बोलेंगे इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, it refers to a situation when quantity supply, quantity supply changes to any extent, changes to any extent without or very little change in price, without or very little change in price। तो प्राइस में हम चेंज नहीं करके दिखाते, लेकिन सप्लाई जो है वो चेंज हो रही है, कभी 20, 30, 40, प्राइस में हम चेंज नहीं दिखा रहे हैं अगर, तो आपका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। इसी चीज को अगर आप ग्राफ से दिखाएंगे कि प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, फिर भी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है,
इस केस में ये खुद ही आपका सप्लाई कर्व होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ES इन केस ऑफ नॉट डिफाइंड के केस में आपका जो सप्लाई कर्व है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। इसे हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक शेप। ये तब होता है जब सप्लाई में बहुत ज्यादा इन्फिनिट चेंज आ रहा हो विदाउट और वेरी लिटिल चेंज इन प्राइस। अगर मैं आपको बोलूं बच्चों कि पांचों की पांचों डिग्रीज को एक सिंगल डायग्राम में बनाओ, एक ही डायग्राम में बनाओ, तो आपने देखा था कि अगर आपका सप्लाई कर्व शुरू होता है ओरिजिन से, ये आपका ES इक्वल टू 1 का केस था। अगर आपका सप्लाई कर्व शुरू होता है y एक्सिस से, ये आपका मोर देन 1 का केस था। अगर आपका सप्लाई कर्व शुरू होता है x एक्सिस से, ये आपका लेस देन 1 का केस था। अगर आपका सप्लाई कर्व पैरेलल टू x एक्सिस आता है, कैसे आता है? पैरेलल टू x एक्सिस, इसको हम फ्री हैंड बना देते हैं। पैरेलल टू x एक्सिस आता है, इसको आप बोलते हैं ES इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। अगर आपका सप्लाई कर्व पैरेलल टू y एक्सिस आता है, इसको आप बोलते थे ES इक्वल्स टू 0। तो आपके सप्लाई कर्व अलग अलग तरह के हैं। ES इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड है ये आपका ES इक्वल्स टू 1 है, ये आपका ES लेस देन 1 है और ये आपका ES मोर देन 1। ये 5 कर्व्स सिंगल डायग्राम में इस तरह से आप बना सकते हैं। इन्हें बोलते हैं ऑल द डिग्रीज इन अ सिंगल डायग्राम। तो आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मीनिंग समझ लिया। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की 5 डिग्रीज भी समझ ली। डिग्रीज मीनिंग फॉर्मूला डायग्राम एवरीथिंग। आई होप आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई समझ में आ गया होगा। अभी इस टॉपिक के अंदर हम न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला परसेंटेज मेथड का या प्रोपोर्शन मेथड का वो करेंगे। उसके बाद करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैसे समझाया जाता है। तो नोट्स पे आते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपके सामने है, उसके डिग्रीज आपके सामने है 5 डिग्रीज के बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है कि फ्लैटर द कर्व मोर द इलास्टिसिटी, स्टीपर द कर्व लेस द इलास्टिसिटी। इस टॉपिक पे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस के बहुत ज्यादा होते हैं। मैं आपको समझाता हूं कि टॉपिक का सेंस क्या है। टॉपिक ये बोलते हैं जब टू सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करें तो इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद आप दिखाओ कि फ्लैटर कर्व पे इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, स्टीपर पे कम होगी। ये जो डायग्राम बना हुआ है इससे भी सिंपल डायग्राम बना सकते हैं। देखो, अगर मैं एक सिंपल सा ग्राफ बनाता हूं और दो सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करता हूं, ये मेरा एक सप्लाई कर्व है जो मैंने स्टीपर बनाया, एक ही मेरा सप्लाई कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग ये भी है, पर मैंने फ्लैटर बनाया। इंटरसेक्शन का पॉइंट मेरा आया ये, ठीक है। ये पॉइंट मेरा इंटरसेक्शन का पॉइंट है जहां दो सप्लाई कर्व एस एस और S1 अलग अलग नाम दें जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। अब देखो कि प्राइस जब था ओपी, प्राइस जब था ओपी तो सप्लाई थी ओक्यू। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि प्राइस बढ़ गया, जैसे ही प्राइस बढ़ गया P1 हो गया, तो इस वाले सप्लाई कर्व पे हमने देखा इतना रिस्पॉन्स आया Q से लेके Q1। ये जो रिस्पॉन्स है ये SS सप्लाई कर्व पे है, इतना रिस्पॉन्स है। इसी प्राइस को और आगे लेके गया तो मैंने देखा कि इस सप्लाई कर्व पे रिस्पॉन्स इतना था Q से लेके Q2 तक। अब मेरी बात सुनो, एक रिस्पॉन्स Q से Q1 तक है, प्राइस बड़ा है OP से OP1। बहुत सिंपल है, देखो प्राइस बड़ा है OP से OP1, मैं आपको वर्किंग भी करके दिखा रहा हूं। प्राइस बड़ा है OP से OP1 और जो क्वांटिटी सप्लाई का रिस्पॉन्स है
एक तो है Q से लेके Q1 तक, ये है एस सप्लाई कर्व पे। एक रिस्पॉन्स है Q से लेके Q2 तक, वो है S1 सप्लाई कर्व पे। आप मुझे बता दो कौन सा रिस्पॉन्स जो है वो ज्यादा दिख रहा है आपको। ऑब्वियस आप बोलोगे सर Q से लेके Q2 तक वाला रिस्पॉन्स जो है ना वो मुझे ज्यादा दिख रहा है। तो आप देखो ध्यान से, जो Q से लेके Q2 तक का रिस्पॉन्स है वो S1 कर्व पे, और S1 कर्व आपको फ्लैटर नजर आ रहा होगा। इसलिए बोलते हैं बेटा फ्लैटर कर्व पे इलास्टिसिटी जो होती है ना वो ज्यादा ही होती है, रिस्पॉन्स ज्यादा ही होता है। ध्यान से देखो, ये वाला कर्व जो है आपका S1 ये फ्लैटर है, और जो SS कर्व है आपका ना ये स्टीपर है। तो इस डायग्राम से साफ नजर आ रहा है कि स्टीपर कर्व पे इलास्टिसिटी कम होगी और फ्लैटर कर्व पे इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। तो ये आपका फ्लैटर कर्व है, इस पे इलास्टिसिटी एक से बड़ी होगी, और ये आपका स्टीपर कर्व है, इस पे इलास्टिसिटी एक से कम होगी। इस तरह से आप दिखाएंगे फ्लैटर द कर्व, मोर द इलास्टिसिटी, स्टीपर द कर्व, लेस द इलास्टिसिटी। बहुत सिंपल टॉपिक होता है, इसको आप एक्सप्लेन भी कर देंगे। इस डायग्राम में दिख रहा है आपको Q2 और Q, ये फ्लैटर वाला कर्व है। देखो Q1 से लेके Q रिस्पॉन्स जो है वो स्टीपर कर्व पे है, वो इस वाले। तो इस तरह से आप दिखाएंगे S1 स्टीपर है और जो SS है वो फ्लैटर है। इस तरह से आप दिखाएंगे ये रिस्पॉन्स फ्लैटर वाले का है, SS वाले। तो ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में बहुत सिंपल टॉपिक होता है, एग्जाम में के चांस होते हैं, इंपॉर्टेंट भी होता है। अब अगर आपसे पूछते हैं कि वेरी शॉर्ट रन क्या आप सप्लाई को चेंज कर सकते हो, मैं बोलूंगा नहीं। वेरी शॉर्ट रन वो होता है जो शॉर्ट से भी छोटा पीरियड होता है, जिसमें मैं वेरिएबल फैक्टर को भी ढंग से इंक्रीज नहीं कर सकता। यहाँ पे इलास्टिसिटी जीरो होगी। अगर पूछता मेरे से शॉर्ट रन, तो मैं बोलता हाँ थोड़ी बहुत तो चेंज कर लूंगा। अगर होता मेरे पास लॉन्ग रन, तो मैं बोलता मैं सप्लाई को मोर इलास्टिक यानी मोर देन वन बोल सकता हूं। अगर मेरे को बोलता वेरी लॉन्ग रन, तो बोलता मैं कितनी भी सप्लाई इंक्रीज कर सकता। वेरी शॉर्ट रन में जीरो, शॉर्ट रन में लेस देन वन, लॉन्ग रन में मोर देन वन, वेरी लॉन्ग रन में परफेक्टली इलास्टिक, इनफाइनाइट, डिपेंड अपॉन टाइम पीरियड। जितना कम समय होगा उतनी कम इलास्टिसिटी। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। अब मैं आपको समझाऊंगा न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं, और ये कुछ नया टॉपिक नहीं है। डिमांड चैप्टर में जैसे किए थे वैसे कर। मैं कह रहा हूं एक भी चीज यहां से वहां नहीं है, सेम टू सेम टॉपिक, कुछ चेंज ही नहीं है। बस इतना चेंज है कि आपका आंसर जो आएगा ना अब पॉजिटिव में आएगा। बस न्यूमेरिकल करने का तरीका बिल्कुल सेम है। चेंज इन क्यू जैसे निकालते थे यहाँ पे वैसे निकाल, चेंज इन पी जैसे निकालते थे यहाँ भी ऐसे निकालेंगे, पी क्यू भी वही रहेंगे, फॉर्मूला भी वही है। क्या चेंज है? कुछ चेंज तो नहीं है, बस आपका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव है। तरीका सेम है। चाहे आप डिमांड वाले क्वेश्चन भी कर लो उठा के, वहां तो चलो डिमांड की तरह क्वेश्चन दिए हुए हैं कि प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रही है। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आपको दिए होंगे नोट्स के पीछे या फिर चैप्टर्स के पीछे, वो आपको दिए होंगे कि प्राइस बढ़ रहा होगा, सप्लाई भी बढ़ रही है। बस मैं आपको फिर भी एक बार दोबारा से मेथड समझा देता हूं कि न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते थे। ओके चलो, तो मेथड का नाम क्या था? परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड, या इसको हम बोलते थे प्रोपोर्शनेट मेथड। तो परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला आपने बार बार आज लिखा है, तो क्या है वो? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कैसे निकालते हैं? हमने याद है Q1 माइनस Q डिवाइड बाय Q इंटू 100, ये फॉर्मूला आपको ध्यान होगा अच्छे से। और अगर हमें निकालना हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय ओल्ड प्राइस इंटू, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट टाइम डिमांड चैप्टर में। अब 100 हो जाता है कैंसिल। Q1 माइनस Q को बोलते हो आप डेल्टा Q डिवाइड बाय Q। अब होल डिवाइड के नीचे क्या है? P1 माइनस P को आप बोलते थे डेल्टा P, और नीचे क्या है? अब इसी को आप आगे रेसिप्रोकल कर दोगे, चेंज इन Q अपॉन Q इनटू P अपॉन चेंज इन P। ये आपका फॉर्मूला होता है
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, आपका आंसर जो हमेशा आएगा वो अब पॉजिटिव आएगा, क्योंकि प्राइस और सप्लाई में रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। चेंज इन क्यू इज इक्वल्स टू Q1 माइनस क्यू, आप सब जानते हैं। चेंज इन पी इज इक्वल्स टू P1 माइनस पी भी आप सब जानते हैं। अगर आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई निकालना है तो फॉर्मूला आपके सामने ये है, ये आप लगाएंगे। अगर आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है तो फॉर्मूला आप ये लगाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई भी डिफरेंस वहां पर नहीं है। ठीक है, तो आपके न्यूमेरिकल्स का मेथड भी आपने समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। और एक तरीका और हमारे पास है, आपको याद होगा डिमांड चैप्टर में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर में आपके पास एक न्यूमेरिकल था जहां पे आपको टोटल एक्सपेंडिचर दिया होता था, जो होता था P इंटू क्यू। इस चैप्टर में आपको टोटल एक्सपेंडिचर की जगह बार बार टोटल रेवेन्यू दिखेगा। यार एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू हो, फॉर्मूला तो दोनों का P इंटू क्यू होता है। तो कंफ्यूज मत होना, टोटल रेवेन्यू अगर दिया हुआ है, इसको क्वांटिटी मत समझ लेना। आपको टोटल रेवेन्यू और प्राइस गिवन होंगे, तो आप टोटल रेवेन्यू को प्राइस से डिवाइड करके पहले क्वांटिटी निकाल लेना। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं, कि प्राइस जो है वो 10 से 20 हो गए और फर्म की टोटल रेवेन्यू जो है वो 1200 से 2000 हो गई। फाइंड आउट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये क्वांटिटी नहीं है, आपको क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी टोटल रेवेन्यू को प्राइस से डिवाइड करके। तो प्राइस से डिवाइड करेंगे 120 आएगा, यहां डिवाइड करेंगे तो 200 आएगा। कितना आएगा? 0 0 कैंसिल, 100 आएगा। तो आप जब प्राइस बढ़ा रहे हैं तो सप्लाई बढ़नी चाहिए, नंबर थोड़ा बढ़ा लेना पड़ेगा। इसको मैं 4000 कर देता हूं ताकि नंबर मेरा बड़ा आना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिया मैंने, तो 4000। अब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका? 200। तो प्राइस और क्वांटिटी आ गए। अब आप फॉर्मूला लगा दो, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये लगा दो फॉर्मूला। अब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो टोटल रेवेन्यू अगर आपको दी हो तो आप पहले क्वांटिटी निकाल लो। अगर आपको प्राइस की जगह क्वांटिटी दी होती तो प्राइस भी निकाल सकते हैं। तो टोटल रेवेन्यू वाले क्वेश्चन और टोटल एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन सेम होते हैं, बस वहां टोटल एक्सपेंडिचर होता था, यहाँ टोटल रेवेन्यू आपको दिया होगा, घबराने वाली कोई बात। ठीक है, इसके बाद जी, अब बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम होंगे जैसे आप पहले करते थे डिमांड के। तो आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं नो सर, आप सारे सॉल्व करेंगे। देखो डिमांड के क्वेश्चन, सप्लाई क्वेश्चन सेम है तो आराम से हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दोनों ही टॉपिक्स हमने कर लिए हैं। चैप्टर 9 तक हम कर चुके हैं। न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, डाउट्स ले लेंगे। उसके बाद मैं जाऊंगा चैप्टर नंबर 10 पे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। उसके बाद होगा प्राइस डिटरमिनेशन, जो लास्ट चैप्टर, फिर आपकी माइक्रो खत्म होगी। तो अभी आप अच्छे से न्यूमेरिकल्स को कीजिए, समय आपके पास है। रिवाइज कीजिए, पहले न्यूमेरिकल्स देखिए कैसे करते हैं, फॉर्मूला को लर्न कीजिए, देन आप न्यूमेरिकल्स कीजिए। तो डाउट आता है मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।